इलेक्ट्रिक मेजरमेंट लेक्चर नंबर 11। इसमें आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर। हेडिंग लगाते हैं पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, एंड इसके न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे हैं, हम सब कराएंगे। स्टार्ट करते हैं पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस, पोटेंशियोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है या एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम किसी सेल का ईएमएफ मेजर कर सकते हैं। पोटेंशियोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट कहो, डिवाइस कहो, जिसकी हेल्प से हम क्या मेजर करते हैं, किसी सेल का ईएमएफ मेजर करते हैं, उस डिवाइस का नाम होता है पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर अगर एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है, तो इसको बनाते कैसे हैं, दैट मीन्स इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, एक, और ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, दो, एंड कैसे किसी सेल के ईएमएफ को मेजर कर लेता है, उसकी वर्किंग मतलब किस तरीके से वो सेल के ईएमएफ को मेजर करता है, ये समझाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं कंस्ट्रक्शन से। तो देखो एक्चुअल में हम एक इसमें क्या होता है, 4 से 12 मीटर लंबा, 4 से 12 मीटर लंबा एक वायर होता है यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। तो इसमें 4 से 12 मीटर लंबा एक वायर लेंगे। देखो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो इसमें एक वायर ले लें ऐसे, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होना चाहिए यूनिफॉर्म होना चाहिए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है, जैसे ये एक वायर है, इसका ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां पर है उतना ही यहां पर होना चाहिए। ये यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का वायर है। अगर एक नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का वायर लेते तो ऐसे, यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है और यहां पे कम हो गया और यहां पे और कम हो गया, तो ये नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का एक वायर है। ठीक है, तो हम एक 4 से 12 मीटर लंबा, 4 या फिर 12 मीटर लंबा, 4 से लेके 12 मीटर लंबा एक यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का वायर लेते हैं। ये वायर जो है किस मटेरियल का बना होना चाहिए, ये वायर ऐसे मटेरियल का बना होना चाहिए जिस पर के रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हो। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इस वायर के रेजिस्टेंस में कोई चेंज ना आए, ऐसे मटेरियल का बना होना चाहिए। तो ऐसा मटेरियल कौन होता है, आपका एलॉय। एलॉय जो होता है उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जो हमने पीछे पढ़ा है करंट लेक्चर में, अल्फा अप्रोक्सीमेट 0 होता है, और टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 0 है। तो इसका जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था R2 = R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 और ब्रैकेट 1। ये T1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस है वायर का, और ये T2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस हो गया, R2 चेंज हो गया। लेकिन अगर टेम्परेचर चेंज भी करें और अल्फा की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 0 है, एग्जैक्टली 0 नहीं, अप्रोक्सीमेट 0 है, तो अल्फा की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो R2 = R1 नहीं आएगा, तो टेम्परेचर चेंज हुआ तब भी रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन इसका अल्फा की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 0 होती है, एग्जैक्टली 0 नहीं होती। थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस में इंक्रीमेंट होता है, लेकिन जो इंक्रीमेंट होता है वो एब्सोल्युटली नेग्लिजिबल होता है। इसीलिए हम प्रैक्टिकली कह सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इस वायर के रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, एक पॉइंट। तो इसमें पॉइंट क्या हुआ है कि ये एक 4 से 12 मीटर लंबा यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का वायर, और किसका बना है, एलॉय, दैट मींस कांस्टेनन है, मैंगनीन है, मैक्रोम है, इस मटेरियल का बना है। और इस मटेरियल का टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वेरी लो होता है, अप्रोक्सीमेट 0। ठीक है, अच्छा, इस वायर के दोनों एंड को एक बैटरी से, देखो यहां बैटरी ही बोलना, सेल मत बोलना, ठीक है, एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। तो बैटरी किस तरह से बनाते हैं ना, बैटरी क्या होती है, 2 या 2 से अधिक सेलों के कॉम्बिनेशन से बैटरी बनती है। तो एक बैटरी से कनेक्ट करना है आपको ऐसे, ठीक है ना, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, ये नॉन है, हमें पता है। और इसको दोनों एंड को कनेक्ट करना था एक बैटरी से। तो देखो मैंने कंडक्टिंग वायर से, कॉपर का वायर है, इससे मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इस सर्किट को हम बोलते हैं फिर प्राइमरी सर्किट,
या आप इसे मेन सर्किट भी बोल सकते हो। आप इस सर्किट को क्या बोल सकते हो, प्राइमरी सर्किट या फिर मेन सर्किट कह सकते हैं। ठीक है, आगे लेकिन एक बात बताओ, इसमें आगे बढ़ने से पहले, क्या एक्चुअल में हमारा पोटेंशियोमीटर का जो सर्किट डायग्राम होता है वो ऐसे होता है? नहीं, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, और ना हम ऐसा कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते। कंस्ट्रक्शन में एक्चुअल में डायग्राम कैसे होगा, देखो ये 4 से 12 मीटर लंबा वायर होता है। अब सोचो 1 मीटर काफी बड़ा होता है, इतना लंबा, इतना 1 मीटर लंबा इतना वायर कम से कम, है ना। अब 1 मीटर लंबा वायर इतना है, तो 4 से मीटर या 12 मीटर लंबा वायर तो बहुत बड़ा हो गया। और इतना बड़ा वायर का अगर कोई इंस्ट्रूमेंट बना लेंगे तो उसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाने के लिए काफी दिक्कतें होंगी, और उसके लिए तो बहुत बड़ा रूम भी चाहिए उस इंस्ट्रूमेंट को रखने के लिए। फिर समझ में आया? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक मीटर लंबा एक लकड़ी का बोर्ड लेते हैं, 1 मीटर लंबा एक लकड़ी का बोर्ड ले लेंगे, है ना। देखो मैं मिटाल के यहाँ पे बना के दिखाता हूँ कि इसमें 1 मीटर लंबा वायर 1 मीटर लकड़ी का बोर्ड ले लेते हैं, है ना। इसको भी हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। एक्चुअल में पोटेंशियोमीटर ऐसा दिखता है। तो इसमें एक मीटर लंबा हम क्या ले लेंगे, पहले 1 मीटर लंबा ऐसे एक लकड़ी का बोर्ड ले लेते हैं, है ना, लकड़ी का बोर्ड। अब इस 1 मीटर लंबे लकड़ी के बोर्ड पर यहाँ पे एक क्या होती है, कील सी होती है, कील लगी होती है, नेल, है ना। इसमें क्या करते हैं हम, 1 मीटर लंबा वायर ले जाते हैं ऐसे, 1 मीटर लंबा वायर ले गए आप ऐसे, है ना। फिर यहाँ पे एक कॉपर की स्ट्रिप लगा देते हैं हम ऐसे, एक कॉपर की स्ट्रिप लगा देते हैं यहाँ पे, थिक कॉपर की स्ट्रिप, ये थिक कॉपर की स्ट्रिप से इससे कनेक्ट करके आपका वायर ऐसे 1 मीटर लंबा वायर ले गए। फिर यहाँ पे भी एक कॉपर की स्ट्रिप लगा देते हैं ऐसे, ये कॉपर की मेटल है, थिक है। और देखो 1 मीटर लंबा वायर ये ले गए, फिर इसके पैरेलल में फिर 1 मीटर वायर ले आएंगे पैरेलल में। तो बच्चे सोचते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में वायर कनेक्ट नहीं किया, वायर आपस में पैरेलल है लेकिन कनेक्ट कैसे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में, करंट सेम रहेगी। तो देखो यहाँ पे हम एक कॉपर की स्ट्रिप फिर लगा लेंगे ऐसे, कॉपर की स्ट्रिप्स ऐसे, है ना। और यहाँ पे हम 1 मीटर लंबा वायर ऐसे ले आए, फिर 1 मीटर लंबा वायर ऐसे ले गए। तो देखो ये सब 1 मीटर लंबे वायर, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, कितने मीटर हो गया, 3 मीटर। मान लो हमें 4 मीटर लंबा वायर लेना है ना। तो 1 मीटर फिर वायर ऐसे ले आए वापस यहाँ तक। तो देखो ये ऐसे ऐसे। अब यहाँ पे हमें बस स्टॉप करना है, 4 मीटर लंबा वायर लेना है, तो एक कॉपर की स्ट्रिप फिर लगा देंगे ऐसे। अब ये वायर का एक एंड ये हो गया, वायर का दूसरा एंड ये हो गया। अब इन दोनों एंडों से हम क्या करेंगे, एक बैटरी लगा देंगे, एक बैटरी लगा देंगे। इन दोनों एंडों से हमने एक बैटरी लगा दी। अब देखो इसमें करंट सेम है, कैसी है, यहां से करंट चलेगी आई ऐसे, तो ये करंट चल रही है, तो इस वायर में करंट आई जा रही है ऐसे, आई, इसमें भी आई लौट के आई ऐसे, आई आई, फिर ये आई, कॉपर का स्ट्रिप्स है ना ये थिक, फिर आई ऐसे। तो ये तो सब में करंट सेम है, अलग अलग है तो सेम है। तो ये सभी वायर कनेक्ट तो आपस में कैसे हैं, 1 मीटर लंबा वायर, फिर कॉपर की स्ट्रिप, फिर 1 मीटर लंबा वायर, फिर कॉपर की स्ट्रिप, फिर 1 मीटर लंबा वायर, कॉपर, तो आपस में पैरेलल में है, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट नहीं है। तो ये सिर्फ सब वायर किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है ना। तो अगर ये 4 मीटर लंबा वायर लेना हो तो इस तरह से लिखेंगे। इस सर्किट को हम बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। एक्चुअल में यही लिखना है हमें कंस्ट्रक्शन में, और यही डायग्राम हमें बनाना है। लेकिन एक्चुअल में जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, है ना, तो इस तरह का डायग्राम नहीं बनाएंगे हम। ठीक है, तो अब इसको किस तरह से बना देंगे हम, जैसे मैंने पहले बनाया था आपका। कैसे बनाया था कि हम इसमें 1 मीटर, ये 4 से 5 मीटर लंबा वायर, 4 से 12 मीटर लंबा वायर, यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन का, इसके दोनों एंड को ए और बी दो एंड मान लिए, इसको दोनों एंड को एक बैटरी से हम कनेक्ट कर देंगे, और इस सर्किट को हम बोलते हैं प्राइमरी सर्किट या मेन सर्किट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कंस्ट्रक्शन में आगे बढ़ते हैं। अब बताओ, ये तो प्राइमरी सर्किट हो गया। अब जिस सेल का हमें ईएमएफ मेजर करना है, भाई पोटेंशियोमीटर करता क्या है, किसी सेल के ईएमएफ को मेजर करता है। तो किसी सेल, जिस सेल के ईएमएफ को हमें मेजर करना है, उस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को, ध्यान देना यहां, जिस सेल का ईएमएफ मेजर करना है उस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को वायर के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट करते हैं। ये बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो इस पोटेंशियोमीटर की डिवाइस से आप सेल का ईएमएफ मेजर नहीं कर पाओगे। सर क्यों नहीं कर पाएंगे,
तो उसका जवाब हम पूरा पढ़ लेंगे तभी तो समझ में आएगा। अभी तो हमें यही नहीं मालूम कि ये ईएमएफ मेजर करता कैसे है। तो ये जिस सेल का ईएमएफ मेजर करना है, मान लो इस सेल का ईएमएफ मेजर करना है, ये हमें मेजर करना है, और इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को वायर के पॉजिटिव एंड से, देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो वायर का पॉजिटिव एंड कौन सा हुआ, ये वाला पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव एंड है। भाई सेल ये बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड है और ये बैटरी के नेगेटिव एंड से कनेक्टेड है, इसलिए वायर का ये पॉजिटिव एंड और वायर का ये नेगेटिव एंड। तो इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को वायर के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट करते हैं और सेल के नेगेटिव टर्मिनल को एक गैल्वोमीटर के द्वारा एक जॉकी से कनेक्ट कर देते हैं, ये ऐसे। और ये जॉकी हमने पीछे पढ़ी थी, ये स्लाइडिंग डिवाइस होता है, जैसे वायर ए बी पर हम कहीं पे भी शिफ्ट करा के वायर से टच कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया यहां तक। ये जो सेकेंडरी सर्किट है, ये वाला तो प्राइमरी सर्किट हो गया, ये पहले जो बनाया। अब ये सेकेंडरी सर्किट, इसे हम एक्सिलरी सर्किट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सिलरी सर्किट, सहायक सर्किट होता है ये। ठीक है, अच्छा, ये पूरा डिवाइस बनके तैयार हो गया हमारा। इस डिवाइस को हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। इस डिवाइस को हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। अब आगे इसमें पढ़ते हैं इसका पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल। लेकिन पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल पढ़ने से पहले हमें कुछ पॉइंट जान लेने चाहिए। वो पॉइंट पहले बताता हूं, पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन पर कॉन्सेंट्रेट करिए, फिर इसका प्रिंसिपल पढ़ते हैं। तो देखो, पहले मैं इसको प्राइमरी सर्किट बना लेता हूं, ओनली ये वाला सर्किट हटा देता हूं। ठीक है, पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करिए। देखो, ये जो वायर है, ये ए बी, ये पोटेंशियोमीटर वायर बोलते हैं। ये कनेक्टिंग वायर है, ऐसे आप कनेक्टिंग वायर बोलोगे इस वाले को कनेक्टिंग वायर, लेकिन जो ए बी है इसको हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर वायर। तो देखो, इसकी लेंथ, रेजिस्टेंस मान लेते हैं पहले हम, आर क्या है इसका? रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ आप वायर ना लिखो, पोटेंशियोमीटर वायर बोलो, पोटेंशियोमीटर वायर ए बी, ये कनेक्टिंग वायर है ना, इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होगा, कंसीडर नहीं करते। ठीक है, आर रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर ए बी। एल क्या मान लेते? कैपिटल एल। कैपिटल एल है लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर। ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो कि यूनिफॉर्म है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर ए बी, ऑफ वायर ए बी। रजिस्टिविटी रो मान लेते हैं, तो यहां लिख देता हूं उसे, रजिस्टिविटी लेंथ ओवर एरिया। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ना, ये रजिस्टिविटी इस पूरे वायर ए बी की, एल लेंथ पूरे वायर ए बी की, ए एरिया क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन का वायर कंसीडर किया है। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी जो नॉन है हमें, ये पोटेंशियल डिफरेंस कौन से दो पॉइंट का है? ए और बी का। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, इस डायग्राम के लिए बोल रहा हूं, ओनली इस डायग्राम के लिए। देखो, ये रेजिस्टेंस इसका वायर ए बी का हमने आर माना है, तो इसमें इस कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस तो हम कंसीडर नहीं कर रहे, इसका और इसका कोई रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं कर रहे, नेग्लिजिबल मान लेते हैं। हम केवल ए बी वाले वायर का रेजिस्टेंस मान रहे हैं, कितना? रो एल ओवर ए। तो इसको आप रेजिस्टेंस को आप ऐसे समझते हो कि रेजिस्टेंस ऐसे होता है, तो आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, लेकिन वायर ही बनाना आप। ठीक है, मैं समझाने के लिए आपको ऐसे कर देता हूं कि इस पूरे वायर ए बी का हमने कितना रेजिस्टेंस माना है? कैपिटल आर माना है, और इसकी लंबाई कितनी मानी है? कैपिटल एल मानी है। अब ये बताओ, वी का नेम क्या लिखें इस डायग्राम के लिए? डायग्राम के अकॉर्डिंग वी का नेम चेंज हो सकता है, लेकिन इस डायग्राम के लिए देखें तो इस वी का नाम है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, क्योंकि इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है डायरेक्ट ए से कनेक्टेड है, और ए और इस पॉजिटिव टर्मिनल के बिटवीन कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई डिवाइस नहीं है अंदर। ऐसे ही नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्टली बी से कनेक्टेड है, और बी पॉइंट और नेगेटिव टर्मिनल के बिटवीन भी कोई रेजिस्टेंस डिवाइस नहीं है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी है तो वी ए माइनस के बी बी।
ये ए पॉइंट का पोटेंशियल, ये बी पॉइंट का पोटेंशियल, ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। अच्छा, इस रेजिस्टेंस का एक एंड, इस वायर ए बी का रेजिस्टेंस आर है ना, इस रेजिस्टेंस का एक एंड डायरेक्टली ए से और दूसरा एंड डायरेक्टली बी से। जैसे हम पीछे बोलते थे, अगर हम एक बैटरी लगाएं ऐसे, आप चाहो तो इसको ऐसे देखो, समझ सकते हो, एक रेजिस्टेंस ऐसे बना सकते हो, ऐसे आर, ये पोटेंशियल डिफरेंस भी इसका आर, ये पॉइंट ए मान लें, ये पॉइंट बी मान लें, तो इस बी का नाम क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, क्योंकि इसका एक एंड पॉजिटिव टर्मिनल डायरेक्टली ए से, नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्टली बी से। ऐसे इस रेजिस्टेंस का एक एंड डायरेक्टली ए से है और दूसरा एंड बी से है, इसीलिए इस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी को हम बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर आर। मैं शुरू से बोलते चला रहा हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले लेक्चर से इस वाले पॉइंट को, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर है तो एक बात तो यहां से इसने करंट निकाली आई और इसमें करंट फ्लो करी आपकी आई, ऐसे आई 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 आई, जितनी करंट निकली पॉजिटिव टर्मिनल से उतनी नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करी। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर है वी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आई आर। रेजिस्टेंस आर और रेजिस्टेंस आर में ही फ्लो करने वाली करंट और रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस ही पोटेंशियल डिफरेंस वी, तो V इज इक्वल टू आई आर। और R की वैल्यू चाहो तो आप यहां से ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हो, तो V की वैल्यू क्या ले सकते हो आप, आई, R की वैल्यू पुट कर सकते हो रो एल ओवर ए। देखो यहीं से पोटेंशियल डिफरेंस, इस वाले से ही इसका प्रिंसिपल बनेगा। लेकिन प्रिंसिपल बनाने से पहले, प्रिंसिपल लिखने से पहले मैं कुछ और जानकारी भी देना चाहता हूं, उन पॉइंटों पर कॉन्सेंट्रेट करना। अभी मैं पॉइंट शुरू कर रहा हूं, पहले तो मैंने नाम कंसिडर किए हैं, नेम कंसिडर किए हैं कि किसका नेम मैंने क्या कंसिडर किया है, ठीक है। आगे जरा देखें। अच्छा एक पॉइंट बताओ, अगर मैं इसी में पोटेंशियोमीटर वायर में, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट, इस वाले पॉइंट पे, जैसे इस वाले पॉइंट का नाम ए डाला है, ऐसे इस वाले पॉइंट पर यहाँ पे एक पॉइंट मान लेता हूं J1, एक पॉइंट यहाँ पे मान लेता हूं J, और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे मान लिया J2, और एक पॉइंट भी है ये आपका। ये 4 पॉइंट दिख रहे होंगे इस वायर के ऊपर, पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर, A, J1, J, B, J2, B। इनमें से किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है, किस पॉइंट का पोटेंशियल सबसे कम है पोटेंशियल, और सबसे पोटेंशियल सबसे ज्यादा किस पॉइंट का है, आपको ये बताना है। तो मैं कहूंगा कि आपको पहला पॉइंट में बोलूंगा, इसको ये पता होना चाहिए कि आपको ए पॉइंट का पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, J1 का उससे कम है, J का उससे कम है, J2 का उससे कम है, और B का पोटेंशियल सबसे कम है। सर क्यों? अगर आपको मालूम हो, क्योंकि ये पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड है, और पॉजिटिव एंड है, पॉइंट ए पॉजिटिव एंड है और पॉइंट बी नेगेटिव एंड है। पॉजिटिव एंड मतलब ये कैसा पोटेंशियल पर है, हाई पोटेंशियल पर, ये हाई पोटेंशियल है आपका। पॉजिटिव टर्मिनल मतलब हाई पोटेंशियल, नेगेटिव मतलब लो पोटेंशियल, तो बी वाला लो पोटेंशियल पर है। ये हम पीछे कई बार बता चुके हैं आपको, ठीक है। तो देखो ए पॉइंट हाई पोटेंशियल पर है और बी पॉइंट लो पोटेंशियल पर है, इसका मतलब है ए से बी की तरफ चलने पर पोटेंशियल घटता है, डिक्रीज होता है। ए से बी की तरफ चलेंगे हम, पोटेंशियल घटते चला जाएगा, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल पर है, वो लो पोटेंशियल पर है, तो ए से बी की तरफ चलने पर पोटेंशियल डिक्रीज होगा, और ए से बी की तरफ चलने पर पोटेंशियल डिक्रीज होगा। सबसे कम पोटेंशियल किसका, बी का, और सबसे पोटेंशियल ज्यादा किसका, ए का। तो हम कहेंगे ए का सबसे ज्यादा है, J1 का उससे कम हो गया, J का और कम हो गया, J2 का और कम हो गया, B का सबसे कम। समझ में आया? ये पॉइंट एक। दूसरा पॉइंट जो हमें पता होना चाहिए इसमें, अगर हम VA माइनस के VJ1 लिखें, VA माइनस के VJ लिखें, VA माइनस के VJ2 लिखें, और VA माइनस के BB लिखें, ये पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिए। A और J1 देखो इसमें सब में कॉमन है, ए पॉइंट के पोटेंशियल में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर भी V है, यहाँ पर भी V है, यहाँ पर भी V है, यहाँ पर भी V है। पहले हम VA माइनस के VJ1 देख रहे हैं, फिर VA माइनस के VJ, ए कॉमन रख रहे हैं, VA माइनस के VJ1, VA माइनस के VJ, VA माइनस के VJ2 और VA माइनस के VB। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गए, ए और J1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ए और J के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ए और J2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ए और B के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, बिटवीन पॉइंट कह सकते हो, बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस। इनमें से कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा है, सोचो। तो मैंने बताऊं तो आपको कहूंगा कि VA माइनस के BB सबसे बड़ा है,
और सबसे छोटा ये है। ऐसे सर कैसे? आप जरा बताओ, ए का पोटेंशियल सबसे ज्यादा है और बी का पोटेंशियल सबसे कम है, और ज्यादा वाले में से सबसे कम वाला घटाएंगे, सबसे ज्यादा वाले में से सबसे कम वाला घटाएंगे, तो सबसे ज्यादा वाले में से सबसे कम घटाएंगे तो वैल्यू ज्यादा आएगी। आएगी कि नहीं? या नहीं समझ में आया तो आप लेट कर लो। देखो इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट मान लो, वीए की वैल्यू 10 वोल्ट, इसकी कम है ना, तो इसके 8 वोल्ट मान लो, इसको 6 वोल्ट मान लो, इसको 4 वोल्ट लेट कर लो, इसको 2 वोल्ट लेट कर लो। देखो ए का सबसे ज्यादा कंसिडर किया, बी का सबसे कम, ऐसे घट रहा है। तो ये तो इसको वीए की वैल्यू अगर हम 10 लिखें और ये लिखें 8, तो ये कितना आएगा? 2 वोल्ट आएगा। इसमें वीए की वैल्यू 10 ही है, वीजे की वैल्यू 8, वीजे की वैल्यू 6 सॉरी, तो कितना आएगा? 4 वोल्ट आएगा। और इसकी वैल्यू 10 और इसकी वैल्यू 4, ये 6 वोल्ट आएगा। इसकी वैल्यू 10, इसकी वैल्यू 2, ये 4 वोल्ट आएगा। देख रहे हैं? तो सबसे आपका कम वैल्यू, सबसे ज्यादा वैल्यू ये 8 वोल्ट आएगा, सॉरी 8 वोल्ट आएगा। 10 में से 2 है तो 8 वोल्ट। तो देखो सबसे ज्यादा वैल्यू इसी की है 8 वोल्ट। यहाँ 6 वोल्ट आ रहा है, यहाँ 4 वोल्ट आ रहा है, यहाँ 2 वोल्ट ही रह गया। कंसिडर किया है, समझ में आया? तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि इनमें से कौन से पॉइंट अगर ये पूछूंगा तो कॉन्सेंट्रेट कर लोगे। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट। अब देखो तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको, यहां से हटा देता हूं। ये तीसरा पॉइंट है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये इसका सबसे पावरफुल वर्ड है न्यूमेरिकल करने में, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है पोटेंशियल ग्रेडियंट के। इसकी डेफिनेशन क्या है? तो फॉल ऑफ पोटेंशियल, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये इसकी डेफिनेशन है। ये कांस्टेंट टर्म होता है पोटेंशियोमीटर में, ये कांस्टेंट टर्म है। फॉर अ गिवन पोटेंशियोमीटर के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है। फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, डिनोटेड बाय के। इसका मतलब क्या है सर? इसका फॉर्मूले पे कॉन्सेंट्रेट करना, इसका फॉर्मूला लिखना ही इंपॉर्टेंट होता है। देखो के इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहां फॉल ऑफ पोटेंशियल, फॉल ऑफ पोटेंशियल अपॉन लेंथ। देखो डेफिनेशन में यही है, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट, तो पर यूनिट तो लिखे, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। इसकी यूनिट लिखना चाहो तो वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर सेंटीमीटर, अगर लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करेंगे तो वोल्ट पर सेंटीमीटर, वोल्ट पर मीटर, जो भी हो। ठीक है, अच्छा अब इसके फॉर्मूला ये तो हमने लिख लिया, लेकिन इसे लिखते कैसे हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट को, उस फॉर्मूले पर फिर दोबारा से मैंने कहा कॉन्सेंट्रेट करिए जरा, मतलब समझिए इस फॉर्मूले का। के इज इक्वल टू, अगर हमने लेंथ लिखी है कैपिटल एल, ये तो कैपिटल एल यहां पे किस वायर की लेंथ है? वायर ए बी की लेंथ है। लेंथ ऑफ वायर पोटेंशियोमीटर वायर ए बी, है ना। पोटेंशियोमीटर वायर ए बी की लंबाई हमने कैपिटल एल मानी थी। तो इसकी ये जो लंबाई है, ये वाली पूरी लंबाई कैपिटल एल है, ये वाली। अभी मैं इस आई को और आर को हटा देता हूं, लेंथ पर ध्यान देते हैं। ए बी वाले वायर की लंबाई कैपिटल एल है। तो फॉल ऑफ पोटेंशियल हमें ये क्या करना है, यहां पे वी ए माइनस के बी बी लिखना है। ए पॉइंट का पोटेंशियल माइनस बी पॉइंट का पोटेंशियल। तो तब ए से अगर हम बी की तरफ चलें तो पोटेंशियल फॉल हो रहा है या गेन कर रहा है? पोटेंशियल फॉल हो रहा है, गिर रहा है। ए पर पोटेंशियल ज्यादा है और बी पर पोटेंशियल कम होता है। तो ए से बी चलने पर कितना पोटेंशियल फॉल हुआ? पोटेंशियल में कितना चेंज आया? डिक्रीज हुआ। तो ए का पोटेंशियल में से बी का पोटेंशियल घटाएं, तो ए का है 10 वोल्ट और बी का है 2 वोल्ट रह गया। अगर ये कंसिडर कर रहे हैं तो ए का 10 वोल्ट, बी का रह गया 2 वोल्ट, तो कितना पोटेंशियल फॉल हुआ? 8 वोल्ट। भाई ए का पोटेंशियल 10 था, तो ए से बीच पर, ए से चलकर बी पे पहुंच जाओगे तो पोटेंशियल कितना रह जाएगा? 2। तो कितना फॉल हो गया, कितना डिक्रीज हो गया? तो हम कहेंगे 10 था 2 रह गया, तो कितना फॉल हुआ, कितना डिक्रीज हुआ? 8 वोल्ट डिक्रीज हुआ। तो वी ए माइनस बी बी 10 माइनस के 2, इसको क्या बोलेंगे? फॉल इन पोटेंशियल, फॉल ऑफ पोटेंशियल। या आप इसे क्या बोल सकते हो? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब है, अगर आप कैपिटल एल लिख रहे हो तो कैपिटल एल कौन से दो पॉइंट के बिटवीन लेंथ है?
ए और बी के बिटवीन की लेंथ है, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बिटवीन लेंथ है आपकी एल, तो ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे। अगर आप इक्वल टू, अगर आप यहां पर आपने लेंथ ली L1, अब जरा ध्यान देना, L1, तो L1 कौन से दो पॉइंट की लेंथ है, A और J1 की। तो अगर आपने यहां पे L1 लिखा तो आप A और J1 का पोटेंशियल डिफरेंस लिखोगे। A से J1 पर भी तो पोटेंशियल में फॉल हो रहा है, तो L1 लेंथ में कितना पोटेंशियल में फॉल हुआ, A VA माइनस के VJ1, ये इक्वल होगा, क्योंकि K यहां कैसा टर्म होता है पोटेंशियोमीटर में, पोटेंशियोमीटर फॉर अ पोटेंशियोमीटर के लिए K कांस्टेंट टर्म है। सर कैसे, तो अभी बताऊंगा, अभी ये प्रिंसिपल होता है आपका, अभी बताता हूं। पहले ये जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं लिखते कैसे हैं इस पॉइंट पर ध्यान दो, फॉर्मूला कैसे लिखते हैं पहले इस पॉइंट पर ध्यान दो, एक एक करके सीखेंगे। अगर आप क्या करते, इक्वल टू, अगर आप क्या करते, अगर आप ए और जे के क्रॉस पोटेंशियल लिखते, ए और जे तो लंबाई मान लेता हूं मैं एल, ए और जे तक की, अगर आप लेंथ एल लिख रहे हो तो यहां पर भी ए माइनस के वीजे आएगा। ये सब आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि के एक कांस्टेंट टर्म में आता है। के किस में आता है, एक कांस्टेंट टर्म में। पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉर अ पोटेंशियोमीटर के लिए, फॉर अ गिवन पोटेंशियोमीटर के लिए के कांस्टेंट टर्म है। तो वी ए माइनस के वी बी, बच्चा सोचता है कि यार देखो वी ए माइनस के वी बी सबसे बड़ा है और वी ए माइनस के वी ए J1 सबसे छोटा है, तो ये बड़ा, ये सबसे बड़ा, तो ये सबसे छोटा, तो ये बराबर कैसे हुआ। तो एक बात बताओ, के की वैल्यू क्या वी ए माइनस के वी और वी ए माइनस के वी J1 पर डिपेंड कर रही है, एल पर भी तो डिपेंड कर रही है साथ में। इस के की वैल्यू केवल वी ए माइनस बी थोड़ी डिसाइड करेगा, एल भी तो करेगा। तो जरा देखो यहां अगर ये सबसे बड़ा है तो ये भी तो सबसे बड़ी लेंथ है, ये बड़ा, तो इसके हिसाब से डायरेक्ट रिलेशन है, तो के बड़ा होना चाहिए। लेकिन ये लेंथ भी तो बड़ी है यहां पे एज कंपेयर टू L1, लेंथ ज्यादा होगी तो के कम नहीं हो जाएगा। यहां अगर ये छोटा है, छोटी वैल्यू है, अगर ये छोटी है तो के छोटा हो गया, लेकिन L1 भी तो छोटा है, L1 छोटा हो जाएगा तो L1 का के के साथ रिलेशन इनवर्स रिलेशन, L1 छोटा है तो के कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, है ना। तो बेटा के की वैल्यू केवल और केवल वी ए माइनस के बी भी थोड़ी डिसाइड करेगा, के की वैल्यू एल भी तो डिसाइड करेगा, दोनों मिलके डिसाइड करेंगे के की वैल्यू, तो इसीलिए ये इक्वल हो सकते हैं। समझ में आया। अब इसका मतलब फिर भी समझ में नहीं आया तो इसका प्रिंसिपल समझना पड़ेगा हमें। पहले इसको लिखते कैसे हैं समझ में आया इस के को, है ना। एल लिख रहे हैं ए और बी के बीच की लेंथ, तो ए और बी का ही पोटेंशियल डिफरेंस। L1 लिख रहे हैं तो L1 कौन से दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस है, ए और J1, तो ए और J1 आएगा, और ये सब आपस में इक्वल होते हैं कांस्टेंट टर्म। कैसे, तो इसके प्रिंसिपल को पढ़ते हैं कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। पहले ये वाले पॉइंट कॉन्सेंट्रेट किया आपने, अब प्रिंसिपल पढ़ते हैं कि प्रिंसिपल क्या होता है पोटेंशियोमीटर का। इसका प्रिंसिपल लिखते हैं, देखो यहां लिख देते हैं हम प्रिंसिपल, इसे मिटा देते हैं, इसके प्रिंसिपल को पढ़ते हैं। हेडिंग डालते हैं प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर। तो देखो यहां पे आई को हमें कांस्टेंट रखना है और एरिया को, और रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट टर्म होता है फॉर अ गिवन मटेरियल के लिए, फॉर अ गिवन वायर के लिए, है ना। तो यहां लिखे हम इफ अ कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट करंट फ्लो थ्रू a potentiometer wire of a uniform area of cross section, area of cross section, क्रॉस सेक्शन। देखो हमने करंट को कैसा रखा, कांस्टेंट। इफ अ कांस्टेंट करंट फ्लो थ्रू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया पोर्शन, तो एरिया पोर्शन भी कांस्टेंट हो गया सब जगह पे से। फिर लिख रहे हैं ये अगर हमने कांस्टेंट कर लिया तो देखो फॉर अ गिवन वायर के लिए सारा कांस्टेंट टर्म हो गया,
तो V प्रोपोर्शनल टू L हो जाएगा। तो ये जो प्रिंसिपल है इसी को लिखना है। इफ अ कांस्टेंट करंट कांस्टेंट क्यों समझ में आया? अगर कांस्टेंट करंट को कांस्टेंट करेंगे, एरिया क्वेश्चन को कांस्टेंट करेंगे, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट टर्म होता ही है फॉर अ गिवन मटेरियल के लिए, तभी तो V और L में कैसा रिलेशन आएगा? डायरेक्ट रिलेशन आएगा। तो ऑफ अ कांस्टेंट करंट फ्लो थ्रू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब V का नाम लिखते हैं। V का नाम है पोटेंशियल ड्रॉप। आप चाहो जैसे पोटेंशियल ड्रॉप भी ले सकते हो, फॉल ऑफ पोटेंशियल कह दो या पोटेंशियल ड्रॉप कह दो, पोटेंशियल डिफरेंस कह दो। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस, अब इस पे ध्यान देना यहां लाइन पर, अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर। पोर्शन क्यों कह रहे हैं? देखो पोटेंशियोमीटर वायर का ये पोर्शन हो गया AJ1, AJ भी दूसरा पोर्शन हो गया, AJ2 एक पोर्शन हो गया, AB एक पोर्शन हो गया। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर, जरूरी नहीं कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस होल वायर ही लो आप। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस A और J1 ले सकते हो, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AJ ले सकते हो, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AJ2 ले सकते हो, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB ले सकते हो। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के। तो टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन, यहां पर भी ध्यान दो, लेंथ डायरेक्ट टू लेंथ नहीं, केवल टू दैट पोर्शन ऑफ द वायर। इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब है, देखो मैं अब ये जो कंसीडर किया है इसे हटा देता हूं। पहले यहां पे समझ में आया, हमने ये कांस्टेंट करंट क्यों लिए, समझ में आया पहले आपको? जब तक आप करंट को कांस्टेंट नहीं मानोगे, एरिया क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं कंसीडर करोगे, तो ये टर्म कांस्टेंट नहीं होगा, और ये टर्म कांस्टेंट नहीं होगा तो V का और L का डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा। V और L का डायरेक्ट रिलेशन बनाना है नाम है यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ द वायर। इसका मतलब समझाता हूं, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट वर्ड है लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ वायर, और यहाँ पे वर्ड है एनी पोर्शन ऑफ वायर, है ना। और कांस्टेंट करंट लिखना जरूरी है, और यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस लिखना जरूरी है, तभी ये रिलेशन बनेगा। अब इसका मतलब पूरा क्लियर होगा इस जो मैंने अभी बताया है उससे। जरा ध्यान देना, इस वाले फॉर्मूले को देखते हैं, इन दोनों को करते हैं। तो यहां लिखते हैं VA माइनस के VV ओवर कैपिटल R इंटू के। मैंने के को कैसा टर्म बताया? कांस्टेंट टर्म। तो यहां से इसको सुधर ले आओ, तो VA माइनस VV की वैल्यू कितनी आएगी? KL, और के कांस्टेंट टर्म है, तो के कांस्टेंट टर्म है तो इसे ऐसे नहीं लिख सकते कि VA माइनस के VV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप के को इसके साथ लो, के की वैल्यू इसके साथ ले, तो हम क्या लिखते हैं? के इज इक्वल टू VA माइनस के VJ1 ओवर L1। इसको धर ले आए तो VA माइनस के VJ1 बराबर के L1। के इज अ कांस्टेंट टर्म, तो VA माइनस के VJ1 प्रोपोर्शनल टू L1। अगर हम के को इसके साथ ले तो VA माइनस के ऐसे सिमिलरली प्रोपोर्शनल टू L आएगा। इसको इसके साथ लेते तो ये रिजल्ट आता। तो आप इस रिजल्ट को देख लो, यही तो डेफिनेशन में लिखा है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर। अगर हमने कौन सा पोर्शन लिया? A और J1। कौन से दो पॉइंट के पोर्शन, इस वायर के कौन से पोर्शन के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ले रहे हैं? A और J1 के पॉइंट के क्रॉस। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन, इसी पोर्शन की लेंथ के साथ। तो AJ1 के बीच की पोर्शन की लेंथ कितनी है? L1। तो इसी पोर्शन की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हमने AL लिया है, A और J के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप लिया है, तो इसी पोर्शन की लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। AB लिया है तो A और B के अक्रॉस इसी पोर्शन की लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल ड्रॉप। ये वाली बात समझ में आई? तभी मैं ये कह रहा हूं, समझ में नहीं आया? और यहां पे के सब में कांस्टेंट टर्म है,
इसको लो ऐसे कर सकते हैं। तो इसी प्रिंसिपल से, इस प्रिंसिपल से ये फॉर्मूला बनाएं। मैंने थोड़ा सा पहले ही पोटेंशियल ड्रॉप के बारे में बता दिया, वो सॉरी पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में बता दिया। पहले ये प्रिंसिपल आया ऐसे, इस प्रिंसिपल के हिसाब से अगर देखें तो VA माइनस के BB लिखते हैं तो कैपिटल L लिखेंगे। इसी पोर्शन A और B के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है, तो इसी पोर्शन की लेंथ प्रोपोर्शनल टर्म हटाएंगे तो एक कांस्टेंट टर्म KL, तो यहां से K निकलेगा VA माइनस के BB ओवर कैपिटल L। ये वोल्ट पर मीटर हो गया। 1 मीटर लेंथ का पोटेंशियल आ गया, ये 1 मीटर वोल्ट पर मीटर, 1 मीटर लेंथ में कितना पोटेंशियल फॉल हो रहा है। ये फॉल इन पोटेंशियल पर यूनिट, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ है ना। अगर आप कौन सा पोर्शन ले रहे हो, VA माइनस के VJ1 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ले रहे हो, तो इसी पोर्शन की लेंथ के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन होगा। ये प्रिंसिपल है इसका। तो आप इसको ऐसे ले सकते हो, फिर VA माइनस के VJ1, फिर एक कांस्टेंट टर्म L1, तो K बराबर VA माइनस के VJ1 ओवर L1। तो K इज अ कांस्टेंट टर्म, प्रोपोर्शनल टर्म उठा देते तो कांस्टेंट टर्म ही तो आता है, तो K इज अ कांस्टेंट टर्म। कुछ समझ में आया? पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल समझ में आया, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर समझ में आया। तो आप प्रिंसिपल ऐसे लिख सकते हो, उसके नीचे ये सारी चीजें लिख सकते हो, फॉर्मूला बन जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट का। K इज अ कांस्टेंट टर्म जिसका नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो फॉर अ गिवन पोटेंशियोमीटर के लिए K एक कांस्टेंट टर्म होता है, लेकिन तभी कांस्टेंट रहेगा जब एरिया क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म रहेगा। कांस्टेंट करंट कैसे फ्लो करेगी, कांस्टेंट करंट फ्लो करेगी, तभी ऐसा रिलेशन बनेगा। समझ में आया क्या? क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं। V तो VA माइनस के VB के बराबर था, तो V डायरेक्ट टू कैपिटल है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो प्रिंसिपल समझ में आ गया, कंस्ट्रक्शन मैंने बता दिया आपको। अब ये वर्किंग कैसे करता है उधर की तरफ चलते हैं। वर्किंग के लिए हमें पहले 3 डायग्राम बनाने पड़ेंगे। 3 स्टेप में इस वर्किंग को मैं ब्रेक कर रहा हूं। पहले 3 डायग्राम बनाते हैं इसके, है ना, तब इसकी वर्किंग समझाता हूं। देखो इसमें हमें नल पॉइंट ऑब्टेन करना होता है। वो जॉकी होती है ना सेकंड वाले में, सेकंड के सर्किट में, उसे वायर पर शिफ्ट करके हमें नल पॉइंट ऑब्टेन करना पड़ता है। दैट मींस गैलोमीटर में करंट कितनी होती है, 0 रहे। उस जिस पॉइंट पर टच करने से गैलोमीटर में करंट 0 रहेगी तो हम कहेंगे नल पॉइंट ऑब्टेन हो गया। नल पॉइंट जब ऑब्टेन हो जाता है तभी हम क्या कर सकते हैं, तभी हम किसी सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं। किसके द्वारा? पोटेंशियोमीटर के द्वारा। तो उसके लिए देखो मैं पॉइंट बना रहा हूं, पहले 3 डायग्राम बनाता हूं फिर बताता हूं आपको। देखो सबसे पहले आपको ये बैटरी, इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमें नॉन होता है और इसको कनेक्ट करते हैं हम किसी वायर के, पोटेंशियोमीटर वायर के एंड्स के क्रॉस A और B, और यहां इसके पॉजिटिव टर्मिनल से, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, वायर के पॉजिटिव टर्मिनल से सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, जैसा हमने पीछे बताया, और एक गैलोमीटर, और इसे टच करते हैं पहले वाले केस में A के नियर। A के नियर टच करने से, ये नियर अभी बताऊंगा क्या होता है, नियर टच किया है A के, J1 वाले पॉइंट पर टच किया, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा मैं डायग्राम बना लेता हूं, पहले 3 डायग्राम बनाता हूं मैं पहले। 3 पोटेंशियोमीटर एक ही है कि 3 है? पोटेंशियोमीटर यही वाला है, इस सेम पोटेंशियोमीटर बनाए हैं, डिफरेंट नहीं है। एक ही पोटेंशियोमीटर 3 है, पोटेंशियोमीटर तो एक ही है। मैं उसमें 3 पोजीशन दिखा रहा हूं जॉकी की, पोजीशन दिखा रहा हूं जॉकी की। ये सेल बना लिया है पॉजिटिव, ये A है, ये B है, ये पॉजिटिव एंड वायर का, ये गैलोमीटर। अब मैंने जॉकी को टच किया है B के नियर, है ना। तीसरा केस होगा, ये केस 1, ये केस 2, पोटेंशियोमीटर एक ही, ये और ये एक ही है, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस भी, वायर ए भी सेम। बस जॉकी को मैंने J1 से टच, A के नियर टच किया था J1 पॉइंट से, अब मैंने B के नियर टच किया है J2 पॉइंट से। तीसरे वाले केस में मैं थर्ड केस यहां बना देता हूं, थोड़ा सा ऊपर बनाऊं, फिर मैंने एक बैटरी बना ली, इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी। तीसरा पोजीशन बना रहा हूं मैं जॉकी की, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, और ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव एंड से, ये गैलोमीटर, और ये हमने टच किया J पे।
J1 और J2 के बीच में कोई पॉइंट है J। ये J1 था इधर, इधर J2 था और उसके बीच में कोई पॉइंट है J। ये 3 पॉइंट बना दिए, देखो 3 फिगर बना दिए, केस नंबर 3। देखो ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, तो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हमें सेल का ईएमएफ मेजर करना पड़ेगा। जानते हैं ये लैब में हम प्रैक्टिकल करते हैं इसका, कि सेल का ईएमएफ कैसे निकाले, पोटेंशियोमीटर का। ठीक है, हमारे सिलेबस में भी है ये। तो थोड़ा देखो करते क्या है प्रैक्टिकल में, कि हम ये गैल्वोमीटर है, इसकी मैंने कल भी बताया था गैल्वोमीटर के बारे में, कि गैल्वोमीटर बाइडायरेक्शनल इंस्ट्रूमेंट होता है। ये गैल्वोमीटर बाइडायरेक्शनल होता है। इसका जो नल पॉइंट होता है, मतलब जीरो डिफ्लेक्शन, करंट नहीं फ्लो करती, वो मिड में होता है, मिडिल में, एमीटर में नहीं होता। ये गैल्वोमीटर है ना। और इसमें दोनों तरफ इसकी सुई घूम सकती है, 1 मिली एम्पियर इधर की तरफ स्मॉल करंट डिटेक्ट करता है, ये 2 मिली एम्पियर इधर भी हो सकती है, 1 मिली एम्पियर इधर भी डिफ्लेक्ट हो सकता है, ये 2 मिली एम्पियर है ना। ये सुई ऐसे भी डिफ्लेक्ट हो सकती है और ऐसे भी, है ना। और जीरो बीच में होता है इसका। तो देखो ये गैल्वोमीटर है, जब हमने इस J1 के नियर टच करते हैं। लेकिन एक पॉइंट बता दूं पहले, देखो इसमें एक सबसे पावरफुल पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कह दो, या वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कह दो, क्योंकि इसका नाम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं हम, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। इस डायग्राम में तो ए और बी है, क्योंकि यहां पॉजिटिव टर्मिनल डायरेक्टली ए से है और नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्टली बी से है। इसके बीच में कहीं पे भी कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा है ना, ए और बी के बिटवीन, है ना। अरे ए और बी के बिटवीन तो लगा है, पॉजिटिव टर्मिनल और ए के बिटवीन, नेगेटिव टर्मिनल और बी के बिटवीन। तो आप ये कह सकते हो। और इस वायर का रेजिस्टेंस हमने कितना माना था, आर, ए बी वाले वायर का। तो आप इसे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर आर भी कह सकते हो, है ना। तो मैं यहां पे ये कह रहा हूं कि जो V का नाम है, ये जो V है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर ए बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो सेल के ईएमएफ से ज्यादा होना चाहिए हमेशा। ये कंडीशन ऑलवेज होनी चाहिए। अगर V E से ज्यादा होगा तभी हम इस पोटेंशियोमीटर की हेल्प से सेल का ईएमएफ मेजर कर पाएंगे, तभी नल पॉइंट ऑब्टेन होगा। वायर के किसी पॉइंट पर टच करने पर गैल्वोमीटर में करंट की वैल्यू 0 रहेगी, ये कंडीशन होगी तभी। अगर ये कंडीशन नहीं रहती, तो अगर V हमारा, ये जो V है और ये जो E है, अगर E इस V से ज्यादा हुआ तो हमें जॉकी को किसी भी पॉइंट पर आप टच कर लेना, नल पॉइंट ऑब्टेन नहीं होगा। इस जॉकी को किसी भी पॉइंट पर टच कर लोगे तो नल पॉइंट ऑब्टेन नहीं होगा इस वाले केस में। और नल पॉइंट ऑब्टेन नहीं होगा तो हम इस पोटेंशियोमीटर की हेल्प से सेल का ईएमएफ मेजर नहीं कर पाएंगे। सेल के ईएमएफ को मेजर करने का इसमें कंडीशंस क्या है कि हमें इस जॉकी को वायर ए बी पर शिफ्ट करके एक ऐसे पॉइंट पर जॉकी को वायर के एक ऐसे पॉइंट पर टच करना है जिससे गैल्वोमीटर में करंट 0 हो जाए। और जिस पॉइंट पर टच करने से गैल्वोमीटर में करंट 0 होगी, उस पॉइंट को हम नल पॉइंट कहेंगे। उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, नल पॉइंट। और जब ये नल पॉइंट ऑब्टेन हो जाएगा तभी हम सेल का ईएमएफ मेजर कर पाएंगे। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई। तो मैंने यहां पर क्या किया है कि ये कंडीशन सब में है, इस केस में भी है। जिस सेल का हम ईएमएफ मेजर कर रहे हैं, ये जो बैटरी हमने लगाई है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस में नॉन है, इसका तो पता नहीं है, लेकिन ये V ऑलवेज ग्रेटर देन होना चाहिए E से, इस वाले केस में भी और इस वाले केस में भी। अगर आप सर हमें तो E की वैल्यू मालूम ही नहीं है, चलो V की मालूम है, E की वैल्यू मालूम ही नहीं है, तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा सर V? तभी तो हमने बैटरी लगाई है बेटा, यहाँ सेल नहीं लगाया। यहाँ हम सेल का ईएमएफ मेजर कर रहे हैं, यहाँ बैटरी लगाई है हमने। फिर भी अगर आप इसमें क्या कर रहे हो, हमें मालूम नहीं है, हम एक्सपेरिमेंट करने में लगे हुए हैं और हम परेशान हो गए टच कर करके, है ना, और हमें नल पॉइंट ऑब्टेन नहीं हो रहा, तो फिर समझ जाना कि हो सकता है कि E ज्यादा हो इस V से। लेकिन
पॉजिटिव टर्मिनल ही सेल का पॉजिटिव टर्मिनल वायर के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट होना चाहिए। अगर नेगेटिव एंड यहां पर भी अगर ये उल्टा कनेक्ट कर दिया आपने पॉजिटिव से नेगेटिव, तब भी किसी पॉइंट पर टच करने पर नल पॉइंट ऑब्टेन नहीं होगा। ठीक है, तब भी नहीं होगा। सर ये वाली बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अगर आपका हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, टच कर करके देख रहे हैं, नल पॉइंट ऑब्टेन नहीं हो रहा और हमने कनेक्शन भी सही किया है, पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट किया है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, इस बैटरी को बदल के बड़ी पावर की मतलब ज्यादा वोल्टेज की बैटरी ले लेनी चाहिए। हो सकता है ई की वैल्यू किससे ज्यादा हो, वी से ज्यादा हो, है ना, तो इसको इसीलिए हमें इसे बदल लेना चाहिए। समझ में आया? लेकिन होता क्या है कि हमने पहले से ही बैटरी ली और ये सेल लिया है, तो ये कंडीशन हमेशा बनी रहती है। और ये कंडीशन अगर बनी हुई है तो हम पहले जॉकी को J1 ए के नियर पॉजिटिव टर्मिनल, एक्सपेरिमेंट है ये, क्या है एक्सपेरिमेंट, डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। सेल के ईएमएफ को मेजर करने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इस डिवाइस से। तो कैसे कर रहे हैं कि जॉकी को हम सबसे पहले कहां टच करेंगे, वायर के पॉजिटिव एंड के पास। जैसे ही टच करते हैं तो ये गैल्वोमीटर एक डायरेक्शन में इसकी सुई घूम जाती है, ऐसे, है ना, ऐसे घूम गई, तो इसका मतलब इसमें करंट फ्लो कर रहा है ना। अब हम जॉकी को फिर किसके नियर टच करते हैं, बी के नियर टच करते हैं, और बी के नियर टच करते हैं तो बी के नियर टच करने पर इसमें किधर घूमी है, इस डायरेक्शन में, तो इसमें किधर घूमनी चाहिए, इस डायरेक्शन में, है ना, ऐसे। समझ में आया? तो इसमें ऐसे घूमी है तो इसमें ऐसे घूमेगी, एक्सपेरिमेंट है ना। तो अगर यहां पर ये ऐसे घूमी है और यहां पर ये ऐसे घूमी है, J1 पर टच करने पर ये निडल, इसकी जो गैल्वोमीटर की जो निडल है वो डिफ्लेक्ट हो गई इस डायरेक्शन में, दैट मींस करंट फ्लो करेगा, नल पॉइंट ऑफ 10 हुआ J1 पर। और हमने J2 पर टच किया, बी के नियर टच किया जॉकी को, तो इसकी निडल इसके इस निडल के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में घूमी, तो इसमें भी करंट फ्लो करेगा, ये भी नल पॉइंट ऑफ 10 हुआ। तो देखो J1 पर ए के नियर टच करने से निडल इधर डिफ्लेक्ट हो रही है और J2 पर टच करने से निडल इधर इधर डिफ्लेक्ट हो रही है। तो J1 और J2 के बिटवीन एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर टच करने से गैल्वोमीटर सीधी रहेगी, ऐसे। एक पर टच करने से ऐसे घूमी, दूसरे पॉइंट J2 पर टच करने से ऐसे, तो बीच में एक पॉइंट होगा जहां सीधी भी रहेगी, है ना। तो इसको हम इस वाले पॉइंट को जहां गैल्वोमीटर में कोई करंट ना फ्लो करे, उस वाले पॉइंट को हम कहेंगे कि नल पॉइंट ऑफ 10 हो गया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सर ऐसा हुआ क्यों इन तीनों में, ऐसा क्या खासियत हो रही है इसके अंदर कि इसमें इधर करंट फ्लो कर रही है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही है, इसमें सीधी करंट क्यों ऐसी है। तो उसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब समझते हैं कि ऐसा क्यों है। तो जरा समझो, एक बात बताओ, ये जो V है ये पॉइंट ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है कि नहीं, ये केस सेकंड है, चलो यहां ऐसे लिख देता हूं, है ना। तो ये बताओ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, VA माइनस के VB, क्योंकि पॉइंट ए एंड बी के क्रॉस है, तो V को हम लिख सकते हैं VA माइनस के VB। तो यहां पर पॉइंट बताओ, VA माइनस के VB, V को ही तो VA माइनस VB कह रहे हैं, तो एक तो हमारा VA माइनस के VB है, एक EMF ऑफ सेल है, और एक A और J1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। तीन है हमारे पास, VA माइनस के VB, VA माइनस के VJ1 और EMF E। ये भी वोल्ट में होता है, ये भी वोल्ट में है और ये भी वोल्ट में है। ये तो हमें मालूम है कि ये VA माइनस के VB इस E से बड़ा है, V E से बड़ा है, ये तो होनी चाहिए, कंडीशन है इसकी नल पॉइंट ऑफ 10 होने की, है ना। तो VA माइनस के VB E से बड़ा है, ये बात तो हमें मालूम है, ये इससे बड़ा है ना। अब इन दोनों में से कौन बड़ा है, तो हम यहां पे ये लेट कर रहे हैं इस वाले केस में, इस केस में हम लेट कर रहे हैं, ये लेट कर रहे हैं कि VA माइनस के VJ1 छोटा है सेल के EMF से। इसमें लेट किया कि VA माइनस के VJ1 छोटा है सेल के EMF से। इसमें देखें, इसमें भी 3 पॉइंट है, एक तो ये है VA माइनस के VB के बराबर, तो इसमें भी 3 पॉइंट है, एक VA माइनस के VB,
एक सेल का ईएमएफ और एक है VA माइनस के VJ2, ये भी तीनों वोल्ट में है ना। अब ये तो यहां पे भी VA माइनस के VB E से बड़ा है, दोनों केस में VA माइनस के VB E से तो बड़ा है, यही है, दोनों केस में बड़ा है ना। अब एक बार बताओ, यहां पे मैंने लेट किया इस वाले केस में कि VA माइनस के VJ2 बड़ा है E से, यहां पर VA माइनस के VJ1 छोटा है E से, यहां पर VA माइनस के VJ2 E से बड़ा है। ऐसा क्यों करा जरा समझो। पहले एक पॉइंट बताओ जो मैंने पीछे सिखाया है, VA माइनस के VJ1 बड़ा है या VA माइनस के VJ2। देखो मैंने शुरुआत में एक पॉइंट बताया था, अब चेक करके बताओ, ध्यान करो। मैंने देखो ये पॉइंट ऐसे लिखे थे, VA माइनस के VJ1 सबसे छोटा, VA माइनस के VJ, A1 बीच में माना था, यहाँ पे J1 माना था, J1 यहाँ पे J और यहाँ पे J2 यहाँ पे V, तो VA माइनस के VJ उससे बड़ा और VA माइनस के VJ2 उससे भी बड़ा, और सबसे बड़ा कौन, VA माइनस के VB। याद आया। तो अब मेरे को बस इतना बताओ, VA माइनस के VJ1 A के नियर है J1 और A से दूर है मतलब B के नियर है J2, VA माइनस के VJ1 और VA माइनस के VJ2 में से बड़ा कौन है। तो VA माइनस के VJ1 में से और VA माइनस के VJ2 में से कौन बड़ा है, VA माइनस के VJ2 बड़ा है ना। तो हम इस केस को ऐसे थोड़े ले सकते हैं कि देखो मैंने लेस देन लिखा है यहाँ पे, VA माइनस के VJ1 E से छोटा और VA माइनस के VJ2 E से बड़ा, तो भाई VA माइनस के VJ2 VA माइनस के VJ1 से तो बड़ा ही है ना। इन दोनों में से कौन बड़ा है, VA माइनस के VJ1 में से और VA माइनस के VJ2 में कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है कि नहीं, समझ में आया। इसीलिए मैंने यहां पर E को माइनस के VJ1 से बड़ा मान लिया और यहां पर E को VA माइनस के VJ2 से छोटा मान लिया। सर बराबर क्यों नहीं माना, तो वो बताता हूं। एक बात बताओ, इसमें करंट फ्लो कर रही है कि नहीं, यहां इस गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो कर रही है कि नहीं, तो कर रही है। तो A और J1 का पोटेंशियल डिफरेंस और E का पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी तो वोल्ट है ना, E वोल्ट, ये भी E वोल्ट और VA माइनस के VJ1 में से अगर ये दोनों बराबर होते, E वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट का और ये भी 2 वोल्ट का, तो करंट तो हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करती है ना। अगर ये दोनों बड़े होते, बराबर होते, अगर ये दोनों इक्वल होते तो इसमें करंट फ्लो करती, तो इसमें करंट नहीं फ्लो करती। तो इन दोनों में से कोई एक तो बढ़ा रहा होगा, तभी तो गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो कर गई, नहीं आया। तो अब इसमें देखो, इस जगह पर इस केस में सबसे बड़ा कौन है, अब ये देख के बताओ, तीनों केस, इन तीनों में तो सबसे बड़ा है VA माइनस के VB, क्योंकि VA माइनस के VB E से बड़ा, VA माइनस के VA माइनस के VB है, VA माइनस VB E से बड़ा और E VA माइनस के VJ1 से बड़ा। तो सबसे बड़ा इन तीनों में, इस वाले केस में सबसे बड़ा ये है VA माइनस के VB। देखो यहां लिख देता हूं हाई पोटेंशियल और यहां लिख देता हूं वेरी हाई पोटेंशियल और यहां लिख देता हूं हाई पोटेंशियल और यहां लिख देता हूं लो पोटेंशियल, ये समझने के लिए। VA माइनस के VB सबसे बड़ा और E, ये देखो ये केस है, देखो E तो बड़ा माना आया है VA माइनस के VJ1 से, E बड़ा है VA माइनस के VJ1 से, तो ये कंडीशन है। ये V है, V इसको बोल रहे हैं, इस ये वाला बराबर है, तो ये सबसे बड़ा है, E से भी बड़ा है, ये कंडीशन। तो करंट कैसे फ्लो करेगी, तो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करती है। तो देखो ये सेल करंट अगर ऐसे निकालेगा तो ये करंट यहां से यहां जा सकती है क्या, तो जा सकती है। ये करंट यहां से यहां जा सकती है, यहां से यहां तो जा सकती है, हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करती है, तो इसने करंट निकाल दिया I1। क्या ये करंट निकाल रहा है मान लो I2, तो ये करंट यहां से यहां आ सकती है, तो आ सकती है। ये वेरी हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, तो ये करंट इधर भी आ सकती है, तो इसमें करंट आ गई I2 यहां तक। अब ये दोनों करंट, इस सेल ने भी करंट निकाली है I1 और इस बैटरी ने भी करंट निकाली है I2, और ये दोनों करंट यहाँ पे मीट करेंगी और मीट करके इधर जाएंगी। कितनी हो गई यहाँ पे I1 प्लस I2, है ना, ये दोनों मीट कर गई, तो ये करंट कितनी हो गई I1 प्लस I2।
लेकिन जैसा कि हम जानते हैं सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जितनी करंट निकलती है नेगेटिव टर्मिनल में उतनी करंट एंटर करती है। तो यहां से इसमें कितनी करंट आएगी, वापस I1 वापस I1 ऐसे, और इसमें कितनी करंट चली जाएगी, I2 वापस ये I2। समझ में आया? तो ये तो गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो करी कि नहीं करी, तो करी। तो गैल्वेनोमीटर में किधर से किधर करंट फ्लो करी, ये बताओ। पाथ क्या है उसके करंट फ्लो करने का, तो उसका पाथ है करंट फ्लो करने का AJ1 इस गैल्वेनोमीटर में AJ1, देखो गैल्वेनोमीटर में करंट कैसे फ्लो कर रही है, AJ1 EA ऐसे फ्लो कर रही है AJ1, तो पाथ लिख रहे हैं करंट फ्लो करने का AJ1E ऐसे, AJ1E ऐसे करंट फ्लो करी गैल्वेनोमीटर में। समझ में आया? अच्छा, और ये गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो करी है वो किसने फ्लो कराई है, बैटरी ने या सेल ने, तो सेल ने कराई है। तो यहां किसकी करंट गैल्वेनोमीटर में फ्लो करी, सेल की, तो सेल के द्वारा गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो कराई गई इतने पाथ पर, क्योंकि सेल का ईएमएफ A और J1 के पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा है। नहीं आया? अब इस वाले केस में जाए तो इसमें भी करंट फ्लो कर रही है, तो ये करंट क्यों फ्लो करी उस पर विचार करते हैं। और डायरेक्शन क्यों बदली उसकी, गैल्वेनोमीटर की निडल ऐसे डिफ्लेक्ट हुई, पहले इसमें ऐसे हो रही थी, अब ऐसे क्यों हुई, डायरेक्शन कैसे चेंज हो गई निडल की डिफ्लेक्ट होने की। तो जरा समझते हैं, करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई होगी, करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई फ्लो करने की। सर कैसे, तो जरा समझो। अब बताओ V इन तीनों में से, यहां पर भी 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, इन तीनों में से सबसे ज्यादा कौन है, तो अभी भी सबसे ज्यादा कौन है, VA माइनस के VB, वेरी हाई। अगर हम तीनों देखो इन चारों पॉइंटों में से सबसे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस देखें, तो मैंने आपको पीछे बताया VA माइनस के VJ1 सबसे कम होता है, VA माइनस के VJ उससे ज्यादा, VA माइनस के VJ2 उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा कौन, VA माइनस के VB। तो VA माइनस के VB, VA माइनस के VJ2 और VA माइनस के VJ में से J1 से सबसे ज्यादा कौन है, VA माइनस के VB सबसे ज्यादा है कि नहीं, देखो तो है तो VA माइनस के VB तो सबसे बड़ा है, ये वेरी हाई पोटेंशियल पर है, E से भी ज्यादा है इसकी वैल्यू, VA माइनस VB की E से वैल्यू ज्यादा है, और VA माइनस के VJ2 की E से ज्यादा है। तो अब J2 ज्यादा है या E ज्यादा है, अब A और J2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो गया सेल के ईएमएफ से, तो ये हाई पोटेंशियल पर आ गया, वो वेरी हाई पर है, ये हाई पोटेंशियल पर आ गया, और ये सेल वाला लो पोटेंशियल पर आ गया। आया? और इसका ऐसे होने से तो क्या ये सेल करंट निकाल सकता है, ऐसे कितनी निकाली थी पहले I1, सेकंड केस पे आ गई, क्या अब सेल करंट ऐसे निकाल सकता है, नहीं निकाल सकता। सर क्यों, क्योंकि करंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करती है। देखो ये लो पोटेंशियल है और ये क्या है, हाई पोटेंशियल, तो करंट ऐसे फ्लो नहीं कर सकती, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल नहीं कर सकती, क्योंकि करंट हमेशा किधर से किधर फ्लो करती है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करती है। तो अब करंट कैसे फ्लो कर रही है, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल, तो ये करंट नहीं निकालेगा सेल, क्योंकि करंट फ्लो करती है हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो फिर ये करंट निकाल सकता है क्या, तो ये निकाल सकता है। मान लो इसने कितनी करंट निकाली, I1, चलो I1, I2 निकाला था, चलो I2 निकाल दी। अब ये I2 करंट ऐसे आ रही है, यहां देखो ऐसे यहां से यहां आ सकती है, तो 100% आ सकती है, क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी का AJ2 के पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा है, VA माइनस के VB सबसे बड़ा है यहां पर, उससे ज्यादा VA, उससे कम VA माइनस के VB, सबसे कम E, ये है कंडीशन यहां पे। तो ये करंट हाई से लो, वेरी हाई से हाई चल रही है, तो ये वेरी हाई है, इससे भी ज्यादा पोटेंशियल है ना इसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा है ना, तो करंट फ्लो कर सकती है हाई से लो। और यहां आके करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, इधर चली गई I1 I डैश, तो इधर जाएगी I2 माइनस I डैश, कुछ भी मान लो यार, नहीं आया। तो इसमें करंट फ्लो करी कि नहीं, देखो गैल्वेनोमीटर में करी, लेकिन करंट की डायरेक्शन बदल गई। अब करंट का पाथ क्या है इसमें, अब इसमें करंट का पाथ हो गया है, करंट का पाथ हो गया है AEJ2 ऐसे, और पहले क्या था, AJ1E था, इसीलिए गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन बदल गई है। समझ में आया,
भाई बदल, इस डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन बदली क्यों, तो उसकी वजह समझ में आ रही है। दूसरी बात, अब इस गैल्वेनोमीटर में करंट कौन फ्लो करा रहा है, सेल या बैटरी, तो अब इसमें बैटरी करंट फ्लो करा रही है। बैटरी से जो करंट निकली है उसका कुछ पार्ट इसके अंदर गया है गैल्वेनोमीटर के अंदर। इसमें किसने करंट फ्लो कराई थी गैल्वेनोमीटर के अंदर, तो देखो सेल ने करंट निकाली थी I1, बैटरी ने निकाली थी I2, लेकिन सेल के इस गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट कौन सी गई है, I1। तो यहां इस गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो कराने वाला कौन था, सेल, लेकिन यहां पर इस गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो कराने वाला कौन है, बैटरी। और करंट की डायरेक्शन चेंज हुई है, पहले AJ1E थी, दैट मींस आप कह सकते हो AJ1E मतलब एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, और इसमें एंटी क्लॉकवाइज हो गई AEJ2, इसीलिए डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज हो गई। आया। तो एक बात बताओ, यहां पर इस वाले केस में ये VA माइनस के VJ1 लेस देन ई था, यहां पर टच किया तो ज्यादा हो गया, यहां पर VA और J1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम था, और यहां पे टच किया J2 पे टच किया तो ज्यादा हो गया, VA माइनस के VJ2 ज्यादा हो गया इसे। तो इस J1 और J2 के बिटवीन एक ऐसा पॉइंट भी तो होगा जहां पर टच करने पर पोटेंशियल डिफरेंस सेल के EMF के बराबर होगा। भाई J1 पर टच कर रहे हैं तो J1 VA माइनस के VJ1 का पोटेंशियल डिफरेंस सेल के EMF से कम, और J2 पर टच कर रहे हैं तो VA माइनस के VJ2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेल के EMF से ज्यादा। तो J1 J2 के बिटवीन एक ऐसा पॉइंट भी तो होगा जहां पोटेंशियल डिफरेंस A और J का पोटेंशियल डिफरेंस सेल के EMF के बराबर होगा, तो ऐसा पॉइंट होगा। और जैसे ही अगर A और J का पोटेंशियल डिफरेंस और सेल का EMF बराबर होगा तो अब इसमें करंट फ्लो नहीं करेगी, क्योंकि ये अभी भी इसमें भी 3 पॉइंट हैं। वो 3 पॉइंट कौन से हैं, इसके लिए बोल रहा हूं तो इसके 3 पॉइंट हैं, VA माइनस के VB और एक E और एक आपका VA माइनस के VJ1। ये तो ज्यादा है ही है इसमें ऐसे, लेकिन ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। तो ये तो इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है, ये तो वेरी हाई है अभी भी, लेकिन इसका पोटेंशियल सेम है, तो यहां से करंट यहां नहीं जा सकती और यहां से करंट यहां नहीं आ सकती, क्योंकि पोटेंशियल सेम है। समझ में आया, J1 उठाओ, A और J के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इस सेल का EMF बराबर है, और बराबर है तो फिर इसका करंट इधर से इधर नहीं आ सकता और ये वाला करंट ऊपर नहीं जा सकता। ये करंट निकालेगा 100% I निकाला, यहां I इधर जा सकता है ऐसे, क्योंकि A का पोटेंशियल कम है, B का इधर की तरफ पोटेंशियल घटता चला जा रहा है ना, तो ऐसे तो चल सकता है करंट, तो ऐसे चला जाएगा करंट ऐसे, यहां डिवाइड नहीं होगा, यहां ना तो यहां डिवाइड होगा ना यहां डिवाइड होगा, तो ये करंट I आया ऐसे और ऐसे चला। इसमें करंट क्यों नहीं फ्लो करा, समझ में आया, क्योंकि अब बराबर हो गए भाई। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है, तो अब बराबर है तो करंट फ्लो नहीं करेगा, और करंट फ्लो नहीं करा तो गैल्वेनोमीटर में करंट 0, तो नल पॉइंट ऑफ 10 हो गया। समझ में आया सर, नल पॉइंट ऑफ 10 हो गया तो सर इससे सेल का EMF कैसे निकलेगा, तो मैं कहूंगा कि देखो जिस पॉइंट पर नल पॉइंट ऑफ 10 हुआ है उस वायर के पॉजिटिव एंड से इस नल पॉइंट तक की जो पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है, नल पॉइंट है, J पॉइंट नल पॉइंट है, पॉजिटिव एंड से कंसिडर करेंगे। ये जो डिस्टेंस है इसे हम मीटर स्केल से नाप लेंगे। देखो इसके नीचे जब हम पोटेंशियोमीटर बनाते हैं तो इसके पैरेलल में एक क्या लगाते हैं, मीटर स्केल लगाते हैं। उस मीटर स्केल से इस लेंथ को मेजर कर लेंगे, कितनी लेंथ पर ये नल पॉइंट हुआ है, तो एल की वैल्यू नॉन हो गई या नॉन हो गई, सर एल की वैल्यू तो नॉन हो गई, सर एल की वैल्यू तो नॉन हो गई, ठीक है, लेकिन सर ये है तो इसके बराबर। तो अभी हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा था, पोटेंशियल ग्रेडियंट के हम एच तो लिख रहे थे VA माइनस के VB ओवर कैपिटल L, तो VA माइनस के VB दैट मींस कैपिटल V ओवर L, VA माइनस के VB बटे कैपिटल। ये नॉन है या नॉन है, ये भी नॉन, तो इसकी वैल्यू हमें पता है, और इसकी वैल्यू वायर की लंबाई हम नाप सकते हैं यार, ये भी वायर की लंबाई, ये कैपिटल L किसकी लंबाई है, पूरे वायर AB की लंबाई, तो उसको मेजर कर सकते हैं। V और L की वैल्यू पता होने पर K की वैल्यू पता होगी तो K की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और K को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, VA माइनस के VJ लिखें, VA माइनस के VJ लिखें तो नीचे स्मॉल n लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, ये तो समझाया मैंने अभी आपको पीछे।
यहां से इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो यहां से क्या निकाल लो आप, वी ए माइनस के वीजे इंटू के एल, और वी ए माइनस के वीजे किसके बराबर है, ई के, तो यहां ई लिख दो आप, तो ई बराबर कितना आ गया, के एल। अब बताओ के की वैल्यू तुम यहां से निकाल लो इस फॉर्मूले से, वी की वैल्यू पता है, एल की वैल्यू पता है, के निकले आएगा। और एल बैलेंसिंग लेंथ है, इसे बैलेंसिंग लेंथ कहते हैं। जे को टच करने पर जिस पॉइंट पर नल पॉइंट अपटर्न हो उस वाले पॉइंट की लेंथ मेजर कर लो आप पॉजिटिव एंड से, और पॉजिटिव एंड से एल को मेजर कर लोगे तो के की वैल्यू पता है, के और एल की दोनों की वैल्यू पता होने पर सेल का ईएमएफ पता पड़ जाएगा। कुछ समझ में आया? थोड़ा मैंने कोशिश करी, एक बार समझ में नहीं आया तो दूसरी बार दोबारा से देख लेना। समझ में आया आपको? चाहो तो मैं इसको अभी थोड़ी देर में यहां लिख के दिखा सकता हूं, थोड़ा सा नोट कर सकता हूं, ठीक है, तीनों केसों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, थोड़ा सा एक बार रीड कर देता हूं, फिर इसमें एक पॉइंट बताऊंगा लास्ट में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो ध्यान सुनना। केस फर्स्ट, देखो मैंने यहां पर वी ए माइनस के वीजे1 लेस देन ई, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, तभी तो करंट फ्लो कर रही है इस गैलोमीटर में। तो इफ द पोटेंशियल डिफरेंस, ये लाइन लिखो पहले, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड जे1 इज लोअर देन द ईएमएफ ऑफ द सेल इज लोअर देन, इन सच केस जॉकी इज टचिंग अ पॉइंट जे, इस वाले केस में जॉकी को जे1 पर टच किया ऑन वायर, ऑन द वायर, देन द करंट फ्रॉम द सेल विल बी प्रीडोमिनेट। इस पे ध्यान दो, कौन, सेल की करंट, इस गैलोमीटर में किसकी करंट फ्लो कर रही है, सेल की, इसलिए लिखा है देन द करंट फ्रॉम द सेल विल प्रीडोमिनेट, है ना, hence the resultant current flow in the galvanometer in the direction of AG1। तो देखो करंट कैसे फ्लो कर रही है, AJ1E गैलोमीटर के अंदर, AJ1E क्यों कर रही है, समझ में आ रहा है? ये वेरी हाई है, ये लो है, ये हाई है, तो ये इधर से करंट निकाल सकता है, ये भी इधर से, दोनों मिल गए, फिर वापस जितनी सेल से निकलती है उतनी वापस एंटर करती है, इसलिए करंट ऐसे। तो इसमें गैलोमीटर में सेल द्वारा फ्लो कराई गई करंट फ्लो कर रही है ना, और निडल ऑफ द गैलोमीटर विल डिफ्लेक्ट टू द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन जब इस सेकंड केस में आते हैं, जब हम J2 पर टच कर देते हैं तो VA माइनस के VJ2 E से बड़ा हो जाता है, यहाँ छोटा था, यहाँ बड़ा हो गया, A और J2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस E से बड़ा हो गया, यहाँ A और J1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस छोटा था E से। ऑन अदर हैंड इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, इसमें डायरेक्शन चेंज हो गई है, क्यों चेंज हुई है उसका रीजन है ये। ऑन द अदर हैंड if the potential difference between point A and J2 is higher than the EMF E, ज्यादा, ये लाइन लिख दो। अब देखो यहाँ पे क्या है, करंट कौन फ्लो करा रहा है इसके अंदर, गैलोमीटर के अंदर, ये गैलोमीटर है, इसमें कौन करंट फ्लो करा रहा है, सेल या बैटरी? तो सेल ने तो करंट निकाली ही नहीं है, बैटरी ने निकाली है, तो बैटरी द्वारा फ्लो कर, इसमें करंट फ्लो कराया जा रही है, इस समय वो बैटरी करा रहा है, तो इसलिए करंट फ्रॉम द बैटरी, यहाँ पे बैटरी आया है, विल प्रीडिनोमिनेट। In that case, resultant current will flow in the galvanometer in the direction AEJ2। तो AEJ2 तो करंट फ्लो कर रहा है, तो AEJ2 निडल गैलोमीटर डिफ्लेक्ट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज हो गई, निडल की करंट की डायरेक्शन चेंज हुई है, इसीलिए निडल की डायरेक्शन चेंज हो गई है। फिर एक बात तो J1 पे A के नियर टच कर रहे हैं J1 पर, तो इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है सुई, और J2 पर टच कर रहे हैं B के नियर, तो इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है, उसका रीजन ये वाला है। लेकिन इस बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां ये बराबर भी होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ, ए और जे के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ बराबर होंगे, और वहां पर इस गैलोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, लेकिन इसमें करेगी ऐसे। समझ में आ रहा है? अगर ये I2 निकालना है तो I2 करंट फ्लो करेगी, जो भी निकालना है वो करंट वो फ्लो करेगी, लेकिन इस सेकेंडरी सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगी, क्योंकि ए और J2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेल के ईएमएफ के बराबर है ना, और इस जगह पर नल पॉइंट अपटर्न हो जाएगा, इसमें करंट इसलिए फ्लो नहीं करेगी। तो लिख देंगे, इट इज क्लियर दैट फ्रॉम एबव डिस्कशन दैट वन पॉइंट लाइज बिटवीन J1 एंड J2 व्हिच हैव नो डिफ्लेक्शन एंड विल वी कॉल इट अ नल पॉइंट, इसको हम नल पॉइंट बोलेंगे फिर। अच्छा, अब ये सब पॉइंट बताने के बाद मैं क्वेश्चन पूछूं, नल पॉइंट कब अपटर्न हुआ? तो नल पॉइंट तब अपटर्न हुआ जब ए और जे के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल के ईएमएफ के बराबर हो गया। जब ये हो गया तभी तो नल पॉइंट अपटर्न हुआ, दैट मींस गैलोमीटर में करंट जीरो हुई। पहले वाला पॉइंट समझ में आ गया? अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसे बिठा के ये आप नोट कर सकते हो ऐसे। अब मैं एक पॉइंट पूछ रहा हूं,
पहले पॉइंट पे ध्यान दो, किस बात पर, कि नल पॉइंट कब ऑब्टेन हुआ। तो नल पॉइंट ऑब्टेन तब हुआ जब ए और जे के अक्रॉस, जॉकी को जे पॉइंट पे टच किया तो ए और जे के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल के ईएमएफ के बराबर था। तब इस वाली ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करी, क्योंकि करंट हमेशा हाई से पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करती, बराबर है तो करंट फ्लो नहीं कर रही। तो क्वेश्चन ये है कि अगर ये ऐसा केस होता तो क्या नल पॉइंट ऑब्टेन होता। ये वी है, ये ए, ये बी, तो ये वी ए माइनस के वी के बराबर ही तो होता है। और ये सेल ईएमएफ, ये गैल्वोमीटर मैंने टच कर दिया जे पर, लेकिन कंडीशन ये है यहां पे कि वी छोटा है और ई बड़ा है। ये जो ई है ये बड़ा है इस वी से, तो बताओ नल पॉइंट ऑब्टेन होता। तो कभी किसी भी पॉइंट पर नल पॉइंट ऑब्टेन नहीं कर सकते थे भाई। अगर हम ये बराबर कभी नहीं हो पाता। एक बात बताओ, वी ए माइनस के, अगर यहां पे एक J1 मान, यहां पे एक J2, अब मेरे को बताओ वी ए माइनस के VJ1 बड़ा है, वी ए माइनस के VJ2 VJ बड़ा है, वी ए माइनस के VJ2 बड़ा है, या वी ए माइनस के VB, बताओ इन सब में से कौन सा बड़ा है। तो हम कहेंगे सबसे बड़ा भाई ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस है। और ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है, V के। तो मतलब ये V है ना, ये तो ये बताओ इसमें J1 का पोटेंशियल डिफरेंस तो किससे कम है, इस V से कम है ना। अगर तुम जॉकी को कहां पे भी टच कर देते, B पे भी टच कर देते ना, अगर ये कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है, तो नल पॉइंट ऑफ टर्न नहीं होता, क्योंकि E बड़ा है ना V से। तो E कभी भी किसके बराबर नहीं हो पाता, इनमें से किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर नहीं हो पाएगा, क्योंकि E किससे बड़ा है, V से। V मतलब VA माइनस के BB से भी बड़ा है E। जब ये केस है तो इस केस में कहां पर नल पॉइंट ऑफ टर्न होगा भाई, बराबर तो किसी भी पॉइंट पर नहीं होगा, क्योंकि E इन सबसे बड़ा है भाई। तुम कहीं पर भी टच कर लोगे, क्योंकि इन सब में से सबसे बड़ा कौन है, इन सब में से सबसे बड़ा कौन है, ये, और E इससे भी बड़ा है। तो बताओ कहां पर टच करने पर बराबर होगा, कहीं पे भी नहीं। सोचो, जॉकी को क्या यहां पे टच कर दूंगा तो क्या ये E और J1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, जब E किससे ही बड़ा है, VA माइनस के VB से बड़ा है, जो सब इन सब में से बड़ा है। VA माइनस VB इन सबसे बड़ा है भाई, सभी पोटेंशियल डिफरेंस से बड़ा है, और E इससे भी बड़ा है। तो मैं जॉकी को किसी भी पॉइंट पर J1 पर टच करने पर क्या बराबर हो सकता है, बराबर होने पर ही तो नल पॉइंट ऑफ टर्न हुआ था। तो क्या इनमें से किसी भी पॉइंट पर टच करने पर VA माइनस के VJ1 E के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। VA माइनस के VJ नहीं हो सकता, VA माइनस के VJ2 नहीं हो सकता, VA माइनस के VB भी नहीं हो सकता, क्योंकि कंडीशन ही है। नहीं आया, समझ में आया। इसीलिए किसको बड़ा होना जरूरी है, VA माइनस VB किससे बड़ा है, E से। ये अगर किससे बड़ा है, ये वाला जो वैल्यू है वो E से बड़ी है, इस वाले केस में तुम नल पॉइंट ऑफ टर्न कर सकते हो भाई। अगर VA माइनस के VB E से बड़ी है, इससे बड़ी है, तो E इनमें से कहीं ना कहीं तो बराबर हो सकता है ना टच करने पर। अब यहां पर टच करने पर मान लो बराबर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, यहां पे हो सकता है, यहां पे हो सकता है, यहां पे कहीं ना कहीं तो होगा, क्योंकि VA माइनस BB से E छोटा है, तो बराबर तो कहीं ना कहीं हो सकता है ना। नहीं समझ में आया, ठीक है भाई, कोशिश करिए, क्लियर है। इसीलिए ये कंडीशन है कि A और B के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस सेल के ईएमएफ से बड़ा ही होना चाहिए, तभी जॉकी को टच करने पर ये वाली कंडीशन बन सकती है, कहीं ना कहीं टच करने पर बराबर हो सकता है। और जब बराबर होगा तभी नल पॉइंट ऑफ टर्न होगा, तभी गैल्वोमीटर में करंट जीरो होगा, और जब करंट जीरो होगा तभी हम सेल का ईएमएफ निकाल पाएंगे। ठीक है, समझ में आया। तो देखो ये थी हमारा सेल को, ईएमएफ को ये कैसे मेजर करता है, पोटेंशियोमीटर के कंस्ट्रक्शन बताई, वर्किंग बताई, प्रिंसिपल बताया, है ना, और ये वाली कंडीशन पे ध्यान रखना। ठीक है, अब कल के लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे कि पोटेंशियोमीटर से हम सेल की कंपेयरिंग, सेलों के ये पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन, इसके दो एप्लीकेशंस होते हैं। पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम दो सेलों के ईएमएफ की कंपेयरिंग कर सकते हैं। पोटेंशियोमीटर की हेल्प से इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, इस वाले सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये दो पॉइंट बताएंगे।
पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी किस पर डिपेंड करती है और ये सेंसिटिविटी का मतलब क्या है ये बताएंगे, है ना, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे करते हैं ये समझाएंगे। थैंक यू। कल के आगे देखते हैं।